हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम फिजिक्स के उस टॉपिक की बात करेंगे जिसके बिना फिजिक्स अधूरी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ यार, जेई फिजिक्स में ऐसा कौन सा पोर्शन है जिसके बिना आप फिजिक्स को पढ़ ही नहीं सकते, तो आपका आंसर आएगा सर मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के बिना फिजिक्स की फील ही नहीं आती है। और अगर हम बात करें मैकेनिक्स में भी उस पोर्शन की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपका आंसर आएगा दो चैप्टर है सर, एक सेंटर ऑफ मास, एक रोटेशन। अच्छा ये बताओ, क्या आप रोटेशन को विदाउट सेंटर ऑफ मास पढ़ सकते हो क्या? तो आपका आंसर आएगा नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो आज हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की, और सेंटर ऑफ मास में भी आज हम उस पोर्शन की बात करेंगे जो सेंटर ऑफ मास का 70% कंटेन रखता है। इसका मतलब हम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। आज मैं आपको एक पॉइंट सिखाने वाला हूं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास होता क्या है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा इलस्ट्रेशन मैं आपके सामने लेता हूं। सपोज ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं, एक m1 और एक m2। मैं इन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन की तरह ओरिजिन बोल सकता हूं। और अगर मैं पहले पार्टिकल की बात करूं तो m1 पार्टिकल ओरिजिन से r1 सेपरेशन पर है, यानी मैं इसको पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 बोल सकता हूं, दैट इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ m1। इसी तरह से जो वेक्टर ओरिजिन से m2 पार्टिकल को मिलाएगा, दैट इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ m2 सेकंड पार्टिकल। तो अगर मैं एक ऐसा सिस्टम बना रहा हूं जिसमें m1 और m2 दोनों पार्टिकल हैं, और अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मुझे m1 पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर पता है, अगर मुझे m2 पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर पता है, तो क्या मैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूं क्या? तो आपका आंसर आएगा सर, द इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, द इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। सही है ना? एक काम करता हूं, मैं इसको r1 इनिशियल बोल देता हूं, राइट, इनिशियली। इसी तरह से इसको r2 इनिशियल बोल देता हूं, तो ये बनेगा m1 r1 इनिशियल और m2 r2 इनिशियल। अब मान लो दोनों पार्टिकल जो m1 और m2 हैं वो थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस हो गए। मान लो m1 डिस्प्लेस हुआ डेल्टा r1 से, और जो m2 पार्टिकल है वो डिस्प्लेस हुआ डेल्टा r2 से। अच्छा ये बताओ, अगर m1 और m2 डिस्प्लेस हो गए तो क्या इनके पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ m1 का अब पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ओरिजिन से m1 को मिलाने वाला वेक्टर। तो मैं इसको बोल रहा हूं दिस इज r1 फाइनल, यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ m1। इसी तरह से ओरिजिन से m2 को मिलाने वाला वेक्टर, दैट इज r2 फाइनल वेक्टर, यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ m2। तो क्या मैं सेंटर ऑफ मास का फाइनल पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल, क्योंकि m1 भी डिस्प्लेस कर गया, m2 भी डिस्प्लेस कर गया, तो न्यू पोजीशन वेक्टर यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? तो आप बोलोगे सर m1 r1 फाइनल प्लस m2 r2 फाइनल अपॉन m1 प्लस m2। कुछ ऐसा ही रहेगा ना। इसको मैं बोल देता हूं दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? तो देखो मैंने किया क्या, मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, उसमें दो पार्टिकल्स ले लिए, दोनों का इनिशियल पोजीशन वेक्टर मुझे पता था, तो मैंने सेंटर ऑफ मास का इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिख लिया। मैंने बोला पहला पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ डेल्टा r1 से, दूसरा पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ डेल्टा r2 से, तो क्या मैं फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल, आपने बोला सर m1 r1 फाइनल प्लस m2 r2 फाइनल अपॉन m1 प्लस m2। तो मुझे बताओ, अगर मेरे पास सेंटर ऑफ मास का इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, अगर मेरे पास सेंटर ऑफ मास का फाइनल पोजीशन वेक्टर भी है, तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख सकता हूं क्या?
बिल्कुल, अगर मैं बात करूं डेल्टा आर सी ओ एम की, व्हाट इज डेल्टा आर सी ओ एम? तो डेल्टा आर सी ओ एम इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको मैं बोल सकता हूं दैट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर हो रही है बात? एक बार माइनस करें, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। आपको इसमें से इसको माइनस करना है, तो अगर आप माइनस करोगे तो देखो यहां से फाइनल में से जब आप इनिशियल को माइनस करोगे तो m1 कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा r1 फाइनल माइनस r1 इनिशियल, तो दैट इज इक्वल टू m1 r1 फाइनल माइनस r1 इनिशियल को क्या मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल, ये बनेगा डेल्टा r1। इसी तरह से m2 इंटू R2 फाइनल माइनस R2 इनिशियल को क्या मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड पार्टिकल बोल सकता हूं क्या? अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां से मेरे पास एक जबरदस्त कंसेप्ट आ गया। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करूंगा और मेरे पास सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो फाइनली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 प्लस m3 डेल्टा r3 प्लस m4 डेल्टा r4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। हम करेंगे क्या? हर एक पार्टिकल के मास को उसके डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई डेल्टा आर आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई। क्लियर हो रही है बात यहां तक? इसी फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले से बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। अब बात करने वाले हैं हम इस फॉर्मूले को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे, यानी ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स होंगे जहां पर यह एप्लीकेबल होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन से इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। ये क्वेश्चन आपको जेई की सारी ट्रेडिशनल बुक्स में मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में मिल जाएगा। जेई में जितनी भी अच्छी बुक्स हैं उन सब में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन की बात करें फिर बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। क्वेश्चन ये है, आपको एक प्लैंक दिया हुआ है जिसका मास है कैपिटल एम और एक आदमी है जिसका मास है स्मॉल एम। द लेंथ ऑफ द प्लैंक इज कैपिटल एल और ये पूरा सिस्टम रखा हुआ है एक स्मूथ सरफेस पे, ग्राउंड पे रखा हुआ है जहां कोई फ्रिक्शन नहीं है। A man is standing on a plank of mass capital M that placed on a smooth horizontal surface. आपको कैलकुलेट करना है द फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन एंड द प्लैंक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हेन मैन रीचेज एट द अदर एंड। आदमी क्या करता है साहब, यहां से चलना चालू करता है। अब आदमी आगे जा रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आदमी आगे जाएगा तो प्लैंक कहां जाएगा? पीछे। तो जैसे जैसे आदमी प्लैंक के ऊपर आगे जाता जाएगा, प्लैंक जो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। तो आपको कैलकुलेट करना है जब आदमी प्लैंक के अदर एंड पर पहुंच जाएगा तो प्लैंक का और आदमी का दोनों का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब बात करें इसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट होता क्या है, बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां पर दोनों को सिस्टम ले लूं, जैसे एक बार इसका डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम दे रखा है। अगर मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात करूं तो डायरेक्शन ऑफ मोशन में यानी इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आदमी पर और प्लैंक पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? ऑब्वियस सी बात है, कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐसे तो अभी लग नहीं रहा पूरे सिस्टम पर। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूं, क्योंकि आदमी आगे जा रहा है ना, और प्लैंक कहां जा रहा है? पीछे की तरफ अगर मूव कर रहा है, तो आदमी क्या कर रहा होगा? इस प्लैंक पर एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा जिसकी डायरेक्शन होगी बैकवर्ड। क्योंकि आदमी के मूव करने की अगर हम बात करें, प्लैंक की बात करें, तो प्लैंक कहां शिफ्ट कर रहा है? पीछे की तरफ।
और इतना ही फ्रिक्शन आदमी पे लग रहा होगा, कहां पर, आगे की तरफ लग रहा होगा ना भाई। आप ऐसे सोचो कि यहां पर प्लैंक को और आदमी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराने वाला फोर्स कौन सा है? दैट फोर्स इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अलावा और कोई फोर्स अवेलेबल ही नहीं है। यानी आदमी क्या कर रहा होगा, इस प्लैंक पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा पीछे की तरफ, तो प्लैंक जो है वो पीछे की तरफ जा रहा होगा और उतना ही फ्रिक्शन ये प्लैंक इस आदमी पे लगा रहा होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिससे आदमी का जो मूवमेंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर होगी बात? अगर मैं आदमी और प्लैंक दोनों को एक सिस्टम ले लूं, हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की कि साहब इसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं दोनों को सिस्टम ले लूं एंड बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैं दोनों को सिस्टम ले लेता हूं तो क्या इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है क्या वो इंटरनल हो जाएगा क्या? और अगर फोर्स इंटरनल हो गया सिस्टम पे तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हुआ? 0। ऑब्वियस ही बात है ना। अगर आप दोनों को सिस्टम ले लोगे तो जितना फ्रिक्शनल फोर्स आदमी पे आगे लग रहा है उतना प्लैंक पे पीछे लग रहा है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स हो गया 0। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कितना होगा? 0। यानी अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं तो आदमी और प्लैंक पर कंबाइंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, इसीलिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कितना है? 0। और आगे बढ़ते हैं। क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा? बिल्कुल साहब, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो मेरी बात पे गौर दीजिएगा साहब, इनिशियली आदमी और प्लैंक दोनों रेस्ट पर हैं। इनिशियली आदमी और प्लैंक दोनों रेस्ट पर हैं। तो अगर मैं आपसे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछता तो आप बोलते सर m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। आदमी के पास भी कोई वेलोसिटी नहीं है तो साहब 0, प्लैंक के पास भी कोई वेलोसिटी नहीं है तो ये भी 0। तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना? 0। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। यानी अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो हर वक्त वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी? 0 ही होगी। हमेशा कांस्टेंट है ना, तो पहले 0 तो हमेशा 0। तो देखो कितना जबरदस्त रिजल्ट आया। अगर मैं इस पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं आदमी और प्लैंक दोनों की बात कर रहा हूं, तो मुझे एक चीज पता चल गई कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0। तो ना तो सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन है, ना सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है, तो क्या सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस करेगा? क्या नहीं करेगा। अगर मैं यहां से लिखना चाहता कि साहब XCM, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा RCM, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, डेल्टा RCOM is equals to UCM into T plus half of ACM into T square. Initial velocity of center of mass 0, acceleration of center of mass 0, तो displacement of center of mass भी कितना होगा? 0 होगा। तो हम यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, बात को ध्यान से सुनना। कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कितना होगा? 0 होगा। इसका मतलब, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास होता क्या है? m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 अपॉन m1 प्लस m2। सब ये मिला के किसके बराबर होगा? 0 के। और अगर ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ये टर्म तो 0 में चली गई, यानी फाइनली आपके पास m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 दैट इज इक्वल टू 0। यानी हम ये बोल सकते हैं हमें कुछ भी नहीं करना, हमें इंडिविजुअल पार्टिकल का मास लिखना है इनटू डेल्टा RCM और उसका डिस्प्लेसमेंट लिखना है।
तो m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 प्लस m3 डेल्टा r3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इस क्वेश्चन पे नजर डालते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे साहब इस क्वेश्चन में मुझे प्लैंक दे रखा है और आदमी दे रखा है। प्लैंक का मास कैपिटल एम, आदमी का मास स्मॉल एम। अभी तो बात को ध्यान से सुनना, इनिशियली मैंने ये रेफरेंस लाइन चूज कर ली, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे जहां से हम सारी सेपरेशन को, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे। अब आदमी तो साहब यहां से चल के यहां तक आया, और आदमी अगर आगे आया तो प्लैंक कहां चला गया, पीछे। तो मान लेते हैं जब आदमी यहां से यहां तक पहुंचा तो जो प्लैंक है वो थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, है ना। आदमी आगे आया, प्लैंक पीछे चला गया। अब आदमी तो इधर आ चुका है, और अगर आप बात करोगे प्लैंक की, तो प्लैंक का कुछ पीछे डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है x। तो अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करूं, अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करूं तो साहब ये x है, तो ये लेंथ कितनी होगी, l माइनस एक्स। तो अब अप्लाई करते हैं, मुझे कैलकुलेट करना है एक्चुअली ये x कितना होगा और l माइनस एक्स कितना होगा। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम बात करेंगे कि अगर हम दोनों को सिस्टम ले लेते हैं तो पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 होगा। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं डेल्टा आर सी ओ एम इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू, बात ध्यान से सुनना, m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 इक्वल टू 0। m1 क्या हो गया, m1 हो गया साहब हमारा आदमी। डेल्टा r1 का मतलब क्या हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो मैं राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं तो लेफ्ट डायरेक्शन मेरी कैसी हो गई, नेगेटिव। क्लियर होगी बात। तो अगर मैं आपसे आदमी की बात करूं तो आदमी का मास तो हो गया m, और अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो देखो आदमी पहले यहां पर था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, देखो तो साहब यहां पर था ये, और फाइनली आदमी यहां पर पहुंच गया। तो एक्चुअली आदमी यहां से यहां तक आया, कितना चला, l माइनस एक्स। कितना चला, l माइनस एक्स, तो l माइनस एक्स। तो m1 डेल्टा r1, तो m1 हो गया उसका मास, डेल्टा r1 उसका डिस्प्लेसमेंट, दैट इज l माइनस एक्स। अब आते हैं प्लैंक पे, प्लस m2, प्लैंक का मास हो गया कैपिटल M। और अगर मैं आपसे प्लैंक के डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट देखो कितना हुआ, प्लैंक जो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है। इनिशियली अगर आप देखोगे तो प्लैंक यहां पर था, ये लोकेशन थी, और प्लैंक जो है पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है, कितने अमाउंट से, x अमाउंट से। ऑब्वियस ही बात है, हमने राइट को अगर पॉजिटिव लिया तो लेफ्ट नेगेटिव हो गया, तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट हुआ माइनस का x एंड दैट इज इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा m इंटू एल इज इक्वल टू, बाकी x के साथ वाली टर्म को दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये बनेगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m। यहां से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, m इंटू एल अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। क्या मेरे पास x आ गया क्या, और x है क्या, x है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कि जब आदमी दूसरे एंड पर पहुंचता है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में प्लैंक जो है वो कितना शिफ्ट हुआ। तो x इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, अगर मैं आपसे आदमी का डिस्प्लेसमेंट पूछता ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो आप बोलते सर ग्राउंड के ऊपर तो आदमी साहब यहां से यहां तक आ गया, इधर था इधर आ गया, कितना चला, दैट इज l माइनस एक्स। और अगर आपके पास x आ गया, अगर आपके पास x आ गया तो इसको यहां पे पुट कर दो, तो l माइनस एक्स की वैल्यू है m इंटू एल अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, तो ये बनेगा कैपिटल M इंटू एल अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। क्लियर हो रही है बात यहां तक। चलो, तो ये देखो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट साहब आपको ये याद रखना है कि अगर पूरे सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, इनिशियली सिस्टम रेस्ट पर था तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0, तो ना एक्सेलरेशन है ना वेलोसिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कितना होगा, 0। तो मैं ये चीज तो समझ में आ गई, लेकिन एक छोटा सा डाउट मेरे मन में है, और वो डाउट है क्या,
कि सर क्या हमेशा जो प्लैंक है वो ऐसे पीछे ही जाएगा क्या? आपको कैसे पता? अभी तो एक आदमी दौड़ रहा है, एक की जगह 4 दौड़ रहे होते तो आपको कैसे पता चलता कि प्लैंक कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? तो देखो एक बहुत ही बढ़िया आपको ब्रह्मास्त्र देता हूं, तो आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में आएगी कि साहब मुझे भी नहीं पता प्लैंक कहां जाएगा। मतलब प्लैंक फॉरवर्ड शिफ्ट हो बैकवर्ड शिफ्ट हो मुझे नहीं पता, मैं तो हमेशा फॉरवर्ड ही शिफ्ट मान लूंगा। फाइनली जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी कैलकुलेशन आपको खुद ही आंसर दे देंगी कि वो एक्चुअली फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा। मतलब क्या है, दोबारा से इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे मेथड से आपको समझाता हूं, जिससे आपके आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत आसान हो जाएंगे। इसी क्वेश्चन को दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा क्वेश्चन था, एक हमारे पास एक प्लैंक है जिसका मास है कैपिटल एम और एक आदमी है जिसका मास है स्मॉल एम और ये लेंथ है एल। मैंने आपसे पूछा था ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, जो भी फ्रिक्शन अवेलेबल है वो आदमी और प्लैंक के बीच में है। ऑब्वियस की बात है वही चला रहा होगा, आदमी कैसे चलेगा नहीं तो। अब मैंने आपसे पूछा है कि आदमी साहब जब दूसरे एंड पर पहुंच जाएगा तो प्लैंक का और आदमी का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो मान लेते हैं जब आदमी इस दूसरे एंड पर पहुंचा तो सबसे पहले साहब हमने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली, और जब आदमी दूसरे एंड पर पहुंचा तो मैं मान लेता हूं जो प्लैंक है वो आगे ही शिफ्ट हो गया। मैं तो हमेशा आगे ही मान लूंगा। आदमी यहां से चल के इस एंड से चल के यहां पर आ गया, और मान लेते हैं प्लैंक कितने अमाउंट से शिफ्ट हो गया, एक्स से, और ये लेंथ है एल। अब हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है डेल्टा आर सी एम इज इक्वल टू 0, दैट इज m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 इक्वल टू 0। m1 हो गया हमारा आदमी जिसका मास है स्मॉल एम, डेल्टा r1 आदमी का डिस्प्लेसमेंट। तो साहब आदमी यहां पर था, देखो ये हमने एक रेफरेंस लाइन ले ली और फाइनली आदमी यहां पहुंच गया। तो बताओ कितना चला, आदमी यहां से यहां आ गया, कितना चला, l प्लस एक्स, और राइट की तरफ चला। राइट की डायरेक्शन हम लोग अज्यूम कर रहे हैं पॉजिटिव और लेफ्ट की डायरेक्शन को हम अज्यूम कर रहे हैं नेगेटिव। क्लियर हो रही बात? बहुत बढ़िया। तो साहब ये तो हुआ आदमी का। अब बात करें प्लैंक की। तो प्लैंक का मास है कैपिटल एम और प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स से और वो भी राइट की तरफ है तो पॉजिटिव एक्स, और पूरे सिस्टम में 2 ही है तो दैट इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करोगे ना तो देखो एक्स आया कितना, एक्स आया आपके पास माइनस का m इंटू एल अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। क्या आपके पास वही वैल्यू आई क्या जो पहले आई थी? बिल्कुल आई, लेकिन बस साइन का फर्क आया। जब हमने पिछली तरीके से कैलकुलेट किया तो आपका एक्स पॉजिटिव आ गया था, यहां पर हमने सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू तो सेम है लेकिन साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको साइन के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है इसका मतलब जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट अज्यूम किया है वो डायरेक्शन बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है इसका मतलब ये है कि आपने जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अज्यूम किया है वो डायरेक्शन गलत है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बाकी वैल्यू तो सेम है ना भाई। तो यहां से आपको आंसर खुद ही सारी चीजें दे देगा। माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि प्लैंक जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट ना हो गया बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और कितने अमाउंट से हो रहा है, इतने अमाउंट से। अगर मैं आदमी के डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो भैया हम तो यही लेके चलेंगे, आदमी का डिस्प्लेसमेंट कितना था हमारे हिसाब से l प्लस एक्स, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही बात है, और यहां पे पुट कर दो तो यहां पर कितना आया l प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी माइनस का m इंटू एल अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा कैपिटल M इंटू एल अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल एम। क्लियर है? बहुत ही सिंपल होते हैं ये क्वेश्चंस, लेकिन होते बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जैसे मैंने आपको बताया ना कि जेई की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और फिजिक्स की अगर हम बात करें तो मैकेनिक्स इज द हार्ट ऑफ द फिजिक्स और सेंटर ऑफ मास उसकी जान है।
चलो इसी कॉन्सेप्ट में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपके दिमाग में जो छोटे छोटे से पैचेस होंगे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने एक प्लैंक लिया है और यहां पर अब मैंने एक आदमी ना लेके दो आदमी ले लिए, है ना। हमारे पास एक प्लैंक है जिसका मास है 80 kg और मेरे पास दो लोग हैं, है ना, चिंटू पिंटू। एक का मास 50 kg और दूसरे का 70 kg। वो इस प्लैंक के दोनों एंड्स पे खड़े हुए हैं। प्लैंक की लेंथ आपको दे रखी है 2 मीटर। इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, ग्राउंड पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, जो भी फ्रिक्शन अवेलेबल है वो आदमी और प्लैंक के बीच में है। अब सडनली दोनों आदमी चलना चालू करते हैं एक दूसरे की तरफ, और तब तक चलते हैं जब तक वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज नहीं कर लेते। मतलब सब चिंटू आ गया पिंटू की जगह पे और पिंटू आ गया चिंटू की जगह पे, ये कुछ कहानी हो रही है। आपसे फाइनली पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चिंटू एंड पिंटू विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हेन दे बोथ एक्सचेंज देयर पोजीशन। तो जब वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेंगे तो फाइनली दोनों का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। दूसरा, प्लैंक भी तो सरकेगा, तो प्लैंक का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये भी बताना है। तो आइए स्टार्ट करें। कॉन्सेप्ट आप सबको पता है, कॉन्सेप्ट है नेट समेशन ऑफ डेल्टा आरसीएम इज इक्वल टू 0, राइट, कि भैया सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो अगर हम अप्लाई करें तो हमारे पास आएगा, चलो कैसे सॉल्व करें आप ही बताओ मुझे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन चूज करेंगे। ये हो गई रेफरेंस लाइन। अब आ गया चिंटू पिंटू की जगह पर, पिंटू आ गया चिंटू की जगह पर, और प्लैंक को हम कहां शिफ्ट मान लेंगे, फॉरवर्ड। तो मैंने मान लिया जब ऐसी सिचुएशन आई प्लैंक आगे की तरफ शिफ्ट हो गया बाय अमाउंट x। अब चिंटू तो इधर आ चुका है दूसरे एंड पर, और पिंटू इस वाले एंड पर आ चुका होगा, और प्लैंक की लेंथ आपको दे रखी है 2 मीटर। राइट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव लेंगे, ये दिमाग में ध्यान रखना। आप दूसरी डायरेक्शन भी अज्यूम कर सकते हो, आपकी चॉइस है, राइट। अब सॉल्व करें। हमारा कॉन्सेप्ट है डेल्टा आरसीएम इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू m1 डेल्टा r1। m1 क्या हो गया, m1 ले लेते हैं सपोज प्लैंक, तो प्लैंक का मास है 80 kg, डेल्टा r1 प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो वो पॉजिटिव यानी राइट डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज x, प्लस m2। अब बात कर लेते हैं चिंटू की, तो साहब इसका मास तो है 50 kg, और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यार चिंटू का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर पहले तो यहां दिख रहा था, अब यहां दिख रहा है। टोटल राइट की तरफ कितना सरक गया, वो सरका 2 + x। क्यों, क्योंकि साहब एक तो चिंटू खुद प्लैंक के ऊपर 2 मीटर चल गया, और एक प्लैंक खुद और सरक गया ना भाई x अमाउंट से आगे की तरफ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका 2 + x। अब बात करेंगे पिंटू की, दूसरे आदमी की। इसको आप ध्यान से सुनना, इसको मैं देखो कैसे लिख रहा हूं, गौर करना बहुत अच्छे तरीके से। अगर हम बात करें इसके मास की, तो इसका मास है 70 इनटू इसका डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्प्लेसमेंट मैं कैसे लिख रहा हूं, बात को ध्यान से सुनना। सब एक तो ये यहां से यहां आया, पीछे चला, कितना चला, प्लैंक के ऊपर कितना चला, 2 मीटर, इस एंड से इस एंड पर आ गया ना, और पीछे की तरफ जा रहा है लेफ्ट की तरफ, तो -2। और प्लैंक खुद आगे की तरफ जा रहा है, तो ये तो प्लैंक पे चला पीछे की तरफ 2 मीटर, और प्लैंक इसको आगे ले आया कितना, x। तो ये प्लैंक पे पीछे की तरफ 2 मीटर चला, और प्लैंक इसको खुद आगे ले आया कितने से, x से। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना हुआ, -2 + x, और दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर हो रही है बात। यहां से सॉल्व करोगे बहुत आसानी से आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हुआ 80x, ये हुआ 50x, और ये हुआ 70x। 70 + 50 इज 120 + 80 इज 200x। 70 इंटू -2 दैट इज माइनस का 140 इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दैट इज 140। अच्छा 100 भी है,
यहां से, तो प्लस 100। तो यहां से सॉल्व करोगे ना तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 200, दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 200, दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर, दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर। और क्योंकि पॉजिटिव आया है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, x पॉजिटिव आया ना, इसका मतलब प्लैंक कहां शिफ्ट होगा, राइट की तरफ, यानी हमने जो अज्यूम किया है सब सही है। और बात कर लेते हैं, तो हमारा आंसर तो आ गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सेकंड का आंसर। और बात कर लेते हैं चिंटू और पिंटू की, तो उनके डिस्प्लेसमेंट भी मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिख चुका हूं। कहां लिखा है, अरे यहां लिखा है, दोबारा क्यों सोचना जब एक बार सोच चुके हो। तो अगर मैं बात करूं कि बताओ यार चिंटू का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आपका आंसर आएगा सर 2 + x, तो दैट इज 2 + x, एंड 2 + x की वैल्यू 0.2 कितना आया, 2.2 मीटर। देखो ना भाई, यहां से इधर आ गया, कितना चला, 2 + x। और बात करें अगर हम दूसरे आदमी की, तो बात करें पिंटू की, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आप लिख चुके हो कितना है, -2 + x, तो -2 + x की वैल्यू 0.2 कितना हुआ, -1.8 मीटर। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्वियस ही बात है, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेफ्ट की तरफ है, और कितने अमाउंट से है, दैट इज 1.8 मीटर। क्लियर हो रही है बात सबको। तो इस कंसेप्ट की हमने आज बात की, वो सेंटर ऑफ मास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से मेरी चीजें समझ में आई होंगी। एक सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखना है, आपको सिस्टम को देखना है कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा, नहीं लग रहा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। इनिशियली सिस्टम के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कितना होगा, 0। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन इंडिविजुअल जो आदमी है और प्लैंक है उनका सेंटर ऑफ मास तो शिफ्ट हो रहा है। क्लियर है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।